हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 6 का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने तंतु से धागा कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा था। इसकी हमने 2 विधियाँ भी पढ़ी थी और किससे बनता है ये भी पढ़ा था। रुई तथा जूट के बारे में भी पढ़ा था। आज हम धागे से वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। अब हम बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई किसे कहते हैं? धागों से 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। भिन्न रंगों के 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए और दूसरे में चित्र में दिखाए अनुसार रेखा कीजिए। दोनों शीटों को उसी के अनुसार काटिए। अब आपको 2 शीट लेनी है, 30 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी, और चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से कट करना है। एक को इस तरह से लंबा लंबा कट करना है और एक को इस तरह से आधा रखना है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो किस तरह से उसकी पतली पट्टियाँ बनाकर और एक शीट के अंदर से दूसरी शीट को फंसाया जा रहा है और इस तरह से ये तैयार किया जाता है। ये चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए और पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करगों पर की जाती है। वस्त्रों की बुनाई किस पे की जाती है? करगों पर। करगे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित भी होते हैं। करगा होता है, उसमें हम बुनते हैं वस्त्रों को, और ये हस्त प्रचलित हाथों से भी बुनाई हो सकती है और विद्युत से भी हो सकती है। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? आपने अपने घर में दादी नानी को स्वेटर बुनते देखा होगा, अपनी मम्मी को भी देखा होगा। छोटे छोटे बच्चों के वो सॉक्स बनाते हैं तो देखा होगा कि वो किस तरह से बुनते हैं। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उधड़ता जाता है। जब आप मोजा कहीं से फटा हुआ रहता है, उसके धागे को इस तरह से आप खींचते हैं तो लगातार उधड़ता हुआ और पूरा ही मोजा अलग हो जाता है और पूरा धागा अलग हो जाता है। जैसा कि आपको इस चित्र में बनाया गया है कि 2 सलाइयाँ ली हुई है और ये ऊन है और इस तरह से इसमें बुनाई की हुई है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी बनाई जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। अब हम देखेंगे कि वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की चर्म समूह से अपने शरीर को ढकते थे। अब पहले के ज़माने में इस तरह के वस्त्र का निर्माण नहीं हुआ था, तो लोग अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे? वो वृक्षों की छाल को पहनते थे, बड़ी बड़ी पत्तियों से वस्त्र बनाते थे। कुछ जानवरों की काट कर उसके जो छाल से वो उससे अपना वस्त्र बनाते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। अब पहले भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसके प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं।
प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। मिस्र में कहाँ पर इसकी खेती की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों से बहुत विभिन्नता आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ और लुंगियाँ, पगड़ियों का बिना ही सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तु में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के फैशन के कपड़े होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कहीं पे साड़ी पहनते हैं, कहीं पे सलवार कुर्ती पहनते हैं, कहीं पे धोती, कहीं पैंट शर्ट। तो इस तरह से अलग अलग तरह रीजन में अलग अलग जगह के कपड़े पहनते हैं। तो हमने इस चैप्टर में किस तरह से वस्त्र बनते हैं उसके बारे में पढ़ा। कपास का गोलक से वस्त्र कैसे बनते हैं उसका एक ये रेखा चित्र बनाया गया है। कपास गोलक को ओढ़ते हैं और उससे रेशा बनता है, फिर उसकी कताई करके धागा बनता है और धागे से दो विधियों द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं, बुनाई और बंधाई। इस तरह से हमने ये सारा चैप्टर ख़त्म कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, किस तरह से पादपों से हमें वस्त्र मिलते हैं और किस तरह से जंतुओं से भी हमें तंतु प्राप्त होते हैं। अब आप इस चैप्टर को और ये अभ्यास कार्य आप कीजिए। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद आप यह स्वयं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।